वेलकम फ्रेंड्स। हमारे पास में आज हम लोग कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट जो है उसका ई बुलेटिन सॉल्व करेंगे जुलाई 2020 का। ये ई बुलेटिन है। इसको सॉल्व करने के पीछे सबसे बड़ा मकसद ये है कि वी डोंट हैव अ वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मटेरियल विद अस। तो इंस्टीट्यूट ने हमें बहुत ज़्यादा डेटा नहीं दिया है, तो हमारे पास में जो भी है उसको ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इसमें 40 MCQ है, इसको कर लेना ज़रूरी है। एक आपका आधी घंटा लगेगा और ये बहुत बढ़िया से हो जाता है। हमने जो है इंस्टीट्यूट जो है इंस्टीट्यूट के इसके पहले के 3 बुलेटिन सॉल्व किए हैं, वो भी आप देख सकते हो। तो इसको जो है आप देखेंगे CA सेट को थोड़ा सा जो है अगर इसको देखते हैं तो ये देखिए ये सब पूरा डेटा दिए हुआ है कि क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ पे किस किस तरह से है। तो कि टाइम मैनेजमेंट की मंत्रा है CA सेट के लिए। ये हमारे इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट साहब है, ठीक। तो गर्ग साहब इनका नाम है, कंपनी सेक्रेटरी आशीष गर्ग। और आगे जैसे जैसे आएंगे तो इसमें फिर अब हम लोग डायरेक्ट हमारे MCQ पे आते हैं। तो बिज़नेस कम्युनिकेशन नामक हमारा टॉपिक है कि हम लोगों के हमारे जो CA सेट के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको बातचीत करते हुए आना चाहिए, बिकॉज हम लोगों को ड्राफ्टिंग है कहीं ना कहीं, तो इसीलिए ये दिया गया है। पहला क्वेश्चन देखते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन का। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल A, N और द टू फिल द ब्लैंक गिवन बिलो। इट इज़ नॉट एट ऑल अनयूजुअल फॉर डैश एडिटर टू टेम्पर विथ डैश राइटर्स मनुस्क्रिप्ट। तो हमने कैसा है थोड़ा सा ये स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा इसको डिस्कस किया, सॉल्व किया। तो आपके पास में नीचे में हाईलाइट करके आंसर दिया गया है, आप देख सकते हैं। ये आंसर्स जो है हाईलाइटेड करके दिए जा रहे हैं, A, N एंड N A। तो यहाँ से पढ़ेंगे, इट इज़ नॉट एट ऑल अनयूजुअल फॉर N, क्या लिखेंगे यहाँ पे N, क्या लिखेंगे यहाँ पे N लिखेंगे N ऑडिटर टू टेम्पर विथ ए राइटर्स मनुस्क्रिप्ट। तो राइटर की मनुस्क्रिप्ट के साथ। तो इट इज़ नॉट एट ऑल अनयूजुअल फॉर एन ऑडिटर टू टेम्पर विथ ए राइटर्स मनुस्क्रिप्ट। तो A, N और A, D आंसर है इसका। गिव द सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग। तो हम लोगों को जो है इसका सिनोनिम शब्दार्थ वर्ड इक्वल वर्ड लिखना है। तो स्कीव्ड का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। तो अगर आप देखेंगे रेगुलर नहीं होता है। अनइवन का मतलब हो सकता है स्कीव्ड। तो हम लोग जो है हमारा जो आंसर है उसको इसका मतलब ले लेते हैं अनइवन। अनइवन मतलब स्कीव्ड। चूज द एंटोनिम। तो एंटोनिम लेना है ऑफ द वर्ड डेबोनायर। डेबोनायर वर्ड का हमको मतलब निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग। एंटोनिम वर्ड निकालना है हमको। तो डेबोनॉयर का मतलब होता है डेबोनॉयर का मतलब होता है लग्जरियस, स्टाइलिश। स्टाइलिश होता है, उसका मतलब एलिगेंट भी होता है ना। तो ये दोनों वर्ड तो मैंने लिख दिए ऑलरेडी। ऑप्लुएंट भी होता है, लग्जरियस जिसको बोलते हैं, लग्जरियस जिसको बोलते हैं, ठीक। गॉच नहीं होता है, अनसोफिस्टिकेटेड एंड सोशली ऑकवर्ड इसका मतलब है गॉच का मतलब है। तो जो एंटोनिम है डेबोनॉयर का वो गॉच है। फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड। तो लाइजियन उसका मतलब है, डेलिमा के स्पेलिंग सही है, स्किटिसी का मतलब सही है, मुस्टैच भी ठीक है। लाइजियन का स्पेलिंग जो आता है मैंने बाजू में आपके लिए लिख के रखा है कि लाइजियन का स्पेलिंग आता है LIAISON, जबकि यहाँ पे स्पेलिंग है LIASION। तो ऐसा नहीं है, लाइजियन का स्पेलिंग है LIAISON, ठीक। क्वेश्चन 5 पे हम आते हैं। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज। तो हमको करेक्ट मीनिंग इसका चूज करना है। कार्ट ब्लैंच इसका मतलब होता है कंप्लीट अथॉरिटी। मतलब जहाँ पे भी आप काम करने वाले हो वहाँ पे यू मस्ट हैव अ कंप्लीट अथॉरिटी। अभी आपने देखा होगा कि जो मोदी जी है उनके बारे में ये समझ में आया अभी लॉकडाउन में कि उनके पास भारत में कंप्लीट अथॉरिटी है वो जो करना चाहे। तो कार्ट ब्लैंच का मतलब होता है कंप्लीट अथॉरिटी।
Rearrange the following part 1, 2, 3, 4 in proper sequence to obtain a correct sentence। तो ये पार्ट्स को अरेंज करना है। तो मैंने एक बार पढ़ा, जैसे ए है द CEO, तो जो ए हमारे पास में दिए हुआ है उस द CEO, बी है द ऑफ मेकिंग द राइट डिसीजन, सी वॉज नॉट स्केयर्ड, डी डिस्पाइट अ लॉस इन प्रॉफिट। अब इसको अगर मैं जोड़ता हूँ तो ये इस तरह से बनता है द CEO, ये हमारा पहला टुकड़ा हो गया, इसमें जो है ये हमारा पहला टुकड़ा हो गया, इसमें जो है द CEO। उसके बाद में जो है आप उसको देखेंगे वॉज नॉट स्केयर्ड, ये हमारा C पॉइंट हो गया, मतलब हमारा A है ये और हमारा C है ये। ऑफ मेकिंग द राइट डिसीजन जो है वो हमारा आ जाता है B, एंड डिस्पाइट ए लॉस इन प्रॉफिट ये हमारा आ जाता है D। तो AC BD इसका मतलब होता है, क्या होता है, ACBD इसका मतलब होता है। तो हमारा जो आंसर है वो C है। लिसनिंग इज रिसीविंग पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं रिसीविंग पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो लिसनिंग इज रिसीविंग पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो जब हम किसी से कुछ बात सुनते हैं तो हम लिसन करते हैं, रिसीव करते हैं। फीडबैक भी हो सकता है, मगर फीडबैक थोड़ा बड़ी बात हो जाती है तो उसको नहीं लिया है। डिलीवरी और चैनल तो आता ही नहीं है। एन एड्रेस बार इज ऑल्सो नोन एज URL बार, तो उसको URL बार भी बोलते हैं। अब URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो अगर आपको वापस से लिखना है तो आप इसको URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 8 नंबर हो गया है। 9 पे हम आते हैं, MIS है वहाँ पे। MIS का मतलब होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। बाजू में हमने लिखा है मगर वो कट जा रहा है तो उसको यहाँ पे वापस से लिख लेते हैं। MIS का मतलब होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो MIS का फुल फॉर्म मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो ERP पैकेज आप बोलते हो, जो SAP का पैकेज आप बोलते हो, वो MIS पैकेज ही है। एंड MIS इज कंपोज्ड ऑफ सब सिस्टम्स, मतलब वो अपने जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको मिला के बनता है MIS सब सिस्टम्स, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ओवरऑल यूनिफाइड सिस्टम। तो एक एक ईंट को जमा करते तो पूरा महल बनता है, वैसा ही वाला वो बात है वहाँ पे। तो MIS मतलब MIS जो है सब सिस्टम को मिला के बनता है। 9 हो गया है। 10th पे चलेंगे। द पेमेंट मेड टू ओनर ऑफ ए प्रॉपर्टी फॉर परमिशन टू यूज इट इज कॉल्ड एज, वैसे तो रेंट बोलते हैं, बाकी रॉयल्टी भी बोल सकते हैं। बिकॉज रिजर्व तो बचत किए हुआ धन होता है, इंटरेस्ट तो ब्याज होता है, जो पैसा उधार लेते तो देते हैं, रेमिटेंस जो है वो वापस करना होता है। तो रॉयल्टी ही एक बचता है जिसको हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। ये हमारा एक पार्ट खत्म होता है, इसमें 10 ही MCQ थे। अब हम आते हैं लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग पे। तो वहाँ पे देखेंगे एन इंश्रीन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिस सिक्योर्ड इज। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जस्टिस के बारे में बताया गया है वो हर तरह का जस्टिस है। वो जस्टिस सोशल भी होना चाहिए, इकोनॉमिक भी होना चाहिए, पॉलिटिकल भी होना चाहिए। तो इसीलिए एन इंश्रीन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिस सिक्योर्ड इज सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ऑल ऑफ द अबव। The word socialist is added by 42nd amendment। तो 42nd amendment के अंतर्गत जो हमारा preamble to the constitution of India है उसमें socialist word को ऐड किया गया, उसको तवज्जो और दी गई कि भाई 42nd amendment के अंतर्गत उसको ऐड किया गया है। किसमें, 42nd amendment में।
Which article of Indian Constitution prohibit the state from discrimination against any citizen on ground of religion, only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them? इसमें से कौन सी चीज़ जो है वो प्रोहिबिट करती है किसी भी सिटीजन के साथ में डिस्क्रिमिनेशन करने के, भेदभाव करने के लिए सिर्फ और सिर्फ रिलीजन के बेस पे, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस, बर्थ के आधार के बेस पे? तो आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 1 बोलता है कि आप किसी भी व्यक्ति के, किसी भी सिटीजन के साथ में भेदभाव नहीं कर सकते क्योंकि वो अगर किसी पर्टिकुलर कास्ट, जात या किसी सेक्स का है या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे। 15, अब ये याद करना पड़ेगा आपको ये पॉइंट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B, अब सेक्शन 2B जो है ये मैं आपको बता दूं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 is the acceptance definition लिखी हुई है of the Indian Contract Act when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। मतलब अगर हमने किसी व्यक्ति को कोई प्रपोजल दिया है और उस व्यक्ति ने वो प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है तो उसको एक्सेप्टेड हुआ मानते हैं। टॉट इज ए स्पीसीज ऑफ डैश, तो टॉट जो है वो कौन सी प्रजाति का है? तो टॉट जो है उसको सिविल रॉन्ग भी बोलते हैं क्योंकि वो क्रिमिनल रॉन्ग तो नहीं है, क्रिमिनल गलती तो नहीं है, आपने किसी के साथ में क्राइम नहीं किया है। तो आपने अगर बिजली का तार कहीं पे छोड़ दिया या आपने अपनी गाड़ी गलत तरीके से चलाई तो वो क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं आती है, वो सिविल लाइबिलिटी क्रिएट करता है, आपको हर्जाना देना पड़ सकता है। मोटो ऑफ ICSI, अब ये मोटो, विजन, मिशन इसमें से एक आता ही है। तो मोटो ऑफ ICSI जो है स्पीक द ट्रूथ एंड अबाइड बाय द लॉ, तो स्पीक करो, सच को बोलो और अबाइड बाय द लॉ, अपने जो आपने सोचा है, जो पढ़ा है, जो इंस्टीट्यूट ने सिखाया उस पर अड़िग रहो। तो किसी भी XYZ मैनेजिंग डायरेक्टर के बोलने पे अपने सिद्धांतों से सेक्रीफाइस मत करो। What is the angle between the two hands of a clock when the time shown by 6:30 PM? अब आप देखो मैं कुछ इस तरह से कर रहा हूँ कि आप ये यहाँ पे देखो कि जो छोटा कांटा है वो 6 पे आता है तो 6 नीचे आएगा और जो बड़ा कांटा है वो 30 बोले तो वो भी नीचे आएगा। तो देखा जाए तो वो एक साथ में ही रहेंगे ना दोनों कांटे जो है ना, तो उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। एक्चुअल में इंस्टीट्यूट का जो ये वाला पोर्शन है इसमें डी आंसर लिखे हुआ है इन लोगों ने जो है, बट हम अगर अपन अपना दिमाग लगाए तो उनके बीच में ज़ीरो एंगल बनता है, कोई एंगल बनता ही नहीं है उनके बीच में, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो इसमें आंसर गलत है, ज़ीरो एंगल है वो। स्टेटमेंट, ए वार्निंग इन अ ट्रेन कंपार्टमेंट, बहुत बार हम लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं ना तो वहाँ पे वार्निंग दी हुई रहती है। ए वार्निंग इन अ ट्रेन कंपार्टमेंट टू स्टॉप द ट्रेन, पुल द चेन, पेनल्टी फॉर इम्प्रॉपर यूज ऑफ ₹500। तो अगर एक ट्रेन कंपार्टमेंट में लिखे हुआ है कि ट्रेन को रोकना है तो चेन को पुल करो और पेनल्टी गलत अगर किया तो 500 होंगी। एजम्पशन क्या है, क्यों ऐसा दिया गया है वहाँ पे? वो इसीलिए ऐसा दिया गया है कि सम पीपल मिसयूज द अलार्म चेन, तो कुछ लोग जानबूझ के खींच देते हैं। ऑन सर्टन ओकेजन पीपल में वांट टू स्टॉप ए रनिंग ट्रेन, और बहुत बार कुछ लोगों को बड़ा एक्साइटमेंट आता है कि मैंने रनिंग ट्रेन को रोका है। तो बोथ 1 and 2 आर इम्प्लिसिट, तो दोनों स्टेटमेंट जो है इसके जो है वो सही है ऐसा हमको लगता है। ए एंड बी आर ब्रदर्स, तो ए ब्रदर बी, ओके, ये इस तरह से है, ऐसा बोलेंगे, ठीक। ए और बी ब्रदर है। डी एज सन, डी एज सन इज डीज ब्रदर। सी एंड डी आर सिस्टर, तो सी
और डी जो है दे आर सिस्टर, वो लोग सिस्टर है। ठीक है। एज सन इज डी इज ब्रदर, ए का जो बेटा है, अब ए का बेटा है, सन है, वो किसका ब्रदर है, वो किसका ब्रदर है, वो डी का ब्रदर है। अब डी का ब्रदर अगर हुआ वो, तो वो सी का भी तो ब्रदर होगा ना, कि नहीं, है कि नहीं। तो भाई अगर ये तीनों बच्चे किसके हैं, ए के हैं, तो अंकल कौन हो गया, बी। बी इज रिलेटेड टू सी, रिलेटेड है ना, अंकल है ना उनका, वो क्या है, वो अंकल है, उसको क्या बोलेंगे, अंकल। चूज द मोस्ट मीनिंगफुल सीक्वेंस फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो। सबसे पहले इंसान का बर्थ होता है, ठीक है, उसके बाद वो इस सीक्वेंस के हिसाब से बोल रहा हूँ, हाँ, स्कूल जाता है, फिर स्कूल जाता है, फिर जॉब लगती है, फिर उसको इनकम होती है, तब जाके वो मैरिज करता है ना। तो बर्थ बोले तो 2, फिर स्कूल बोले तो 5, फिर उसके बाद में जॉब बोले तो 3, उसके बाद में इनकम बोले तो 1 और मैरिज बोले तो 4। तो 2 5 3 1 4, तो 2 5 3 1 4 क्या आएगा, 2 5 3 1 4। सैंपल क्वेश्चन जो है, इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट जो है, नो चेंज इन कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस इज द एजम्पशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो कि कोई भी चेंज नहीं, मतलब सिर्फ अगर प्राइस ऊपर गया तो डिमांड नीचे जाएंगी, या डिमांड नीचे गई तो प्राइस ऊपर जाएगा, ये वाली जो बात आती है, ये हम लोग ये इसमें बाकी सब चीज़ें एक जैसी मानी जाती है। ये लॉ ऑफ डिमांड में ही होता है, लॉ ऑफ सप्लाई में भी होता है ऐसा, मगर ये लोग जनरली लॉ ऑफ डिमांड को बोल देते हैं, तो हम लोग उसी को पकड़ लेते हैं। फिर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओरिजिनल क्वांटिटी 20 है, ओरिजिनल प्राइस 50 है, अब क्वांटिटी चेंज हुई 10, अब और चेंज इन प्राइस हो गया, चेंज इन प्राइस जो है वो 20 का हो गया। तो चेंज इन प्राइस आपका जो है वो 20 का हो गया है। थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं मैं आपके लिए, हाँ। तो जो चेंज इन प्राइस है वो 20 का हो गया है हमारे पास में, क्या बोलेंगे हम लोग, चेंज इन प्राइस हमारा 20 का हो गया है यहाँ पे। तो आप देखोगे कि हमने ऊपर में प्राइस लिखे हुआ है, तो प्राइस जो बदला है वो 20 बदला है, और क्वांटिटी जो है वो 50 की वो 10 की बदल गई है। तो आप यहाँ पे देखेंगे पहली जो प्राइस था वो 50 था, अभी 20 बदला, मतलब कितना भाव बदला, हमारा 40% बदल गया, ठीक। और हमारा जो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि हमारी जो क्वांटिटी बदली, पहले 20 थी, अब वो 50 बदल गई है। कितनी बदल गई है, वो 50 बदल गई है। तो इसको थोड़ा उल्टा लिखते हैं। हमारा जो फॉर्मूला है, हम लोगों ने जो है वो फॉर्मूला यहाँ पे अलग तरीके से हमने उसको लिखा है, उसको हम लोग थोड़ा सा वो फॉर्मूले को आपको डिफरेंट करके बता देते हैं कि वो फॉर्मूला किस तरह से हम लोग जो है लिखने वाले हैं, ठीक है। ये देखेंगे, ये फॉर्मूला हम लोग जो है अलग तरीके से बता देते हैं हम लोग किस तरह से लिखने वाले हैं। इस फॉर्मूले को देखेंगे, ठीक है, देखेंगे, हाँ। ये फॉर्मूले को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ये फॉर्मूले को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, चेंज इन क्वांटिटी। अब क्वांटिटी में कितना बदला आपका, 50% बदला ना भाई, हाँ। और चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस कितना बदला है, चेंज इन प्राइस जो है आपका वो 40% बदला है। अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो 1.25 आता है, विच इज़ अवर डी। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, डी, ठीक। क्लियर होता है, ये फॉर्मूला लिख लेंगे आप लोग जो है, नीचे वाला ये पोर्शन हम लोग मिटा देते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं जीडीपी का फुल फॉर्म, वापस लिख देता हूँ।
ये अपन ने बोलते चलना है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट है 200 करोड़ का, इनडायरेक्ट टैक्सेस है 50 करोड़ का, सब्सिडीज है 20 करोड़ का। ठीक, तो हमने फॉर्मूला लिखा है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। कैसे करेंगे? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, तो 200 प्लस 50 250 माइनस 20 230, तो आंसर इज अवर 230। तो ये हमारा आंसर आएगा। ठीक, क्लियर? All revenue raised by government, money borrowed and received from loans given by government flows into consolidated fund of India। तो जितना भी पैसा गवर्नमेंट लाती है, जितना भी पैसे की कमाई गवर्नमेंट को होती है, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आ जाती है। क्लियर होता है ये? द प्रपोजल ऑफ गवर्नमेंट फॉर लेवी ऑफ न्यू टैक्सेस, मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर। अब ये प्रॉब्लम पढ़ने से ही समझ में आ जाता कि ये फाइनेंस बिल के बारे में बात कर रहा है। मतलब हर साल गवर्नमेंट फरवरी में एक एक्ट को लाती है जिसको बोलते हैं फाइनेंस बिल। उसके अंतर्गत गवर्नमेंट जो है इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट और भी बहुत सारे एक्ट में बदलाव करती है। उस एक्ट को हम लोग बोलते हैं फाइनेंस बिल। तो एक बार और पढ़ता हूं मैं। द प्रपोजल ऑफ गवर्नमेंट फॉर लेवी ऑफ न्यू टैक्सेस, मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर और कंटिन्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर बियॉन्ड द पीरियड अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट आर सबमिटेड टू पार्लियामेंट थ्रू फाइनेंस बिल। तो फाइनेंस बिल के थ्रू। सोल नेशनल री इंश्योरर कंपनी इन इंडिया। तो आप देखो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऊपर में है, उसके बाद में जनरल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन है, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है और जनरल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन है। तो जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इसको बोला जाता है। तो ये जो है री इंश्योरर है, मतलब कोई कंपनी इंश्योर करती होंगी और वो अपना इंश्योरेंस इनके पास करवाती है। A/N डैश इज अ कंपनी विच इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मतलब कोई एक कंपनी है जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कैरिंग ऑन इट्स प्रिंसिपल बिजनेस द फाइनेंसिंग ऑफ फिजिकल एसेट्स, सपोर्टिंग प्रोडक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर, लेथ मशीन, जनरेटर सेट्स, अर्थ मूविंग, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, मूविंग ऑन ओन पावर एंड जनरल पर्पस इंडस्ट्रियल मशीन। तो ऐसा काम कौन करता है? एसेट फाइनेंस कंपनी करती है ये सब काम। ये आपको आपकी एसेट्स खरीदने के पैसे देती है। ठीक, तो आप देखो फिर से पढ़ता हूँ। A/N एसेट फाइनेंस कंपनी, AFC बोल देता हूँ शॉर्ट में बिकॉज वहाँ पे जगह इतनी नहीं है लिखने की। AFC is a asset finance company is a company which is a financial institution carrying on its principal business the financing of physical assets, supporting productive economic activity such as automobile, tractor, lathe machine, generator set, earth moving, material handling equipment, moving on own power and general purpose industrial machine, asset finance company। नीचे में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू पोजीशन इंडिया एज अ मस्ट सी डेस्टिनेशन फॉर ग्लोबल ट्रैवलर्स। तो किसके उसमें? नेशनल टूरिज्म पॉलिसी 2015। अब वो देखा जाए तो वो लॉजिकली वही बैठता है क्योंकि नेशनल टूरिज्म पॉलिसी के तहत ही गवर्नमेंट बाहर के देशों में इंडिया को प्रमोट करूंगी कि आओ और हमारा देश देखो। एजुकेशन पॉलिसी में तो नहीं बोलेंगी ना, हेल्थ पॉलिसी में तो नहीं बोलेंगी ना, डिजिटल कम्युनिकेशन में तो नहीं बोलेंगी ना, नेशनल टूरिज्म में ही बोलेंगी। क्लियर होता है ये? 9 पे आते हैं। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र इज द इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लोगों को लगता है कि इसका जो आंसर है वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, बट नहीं, इसका आंसर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में बनाए जा रहे हैं, उसके अंतर्गत वो काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में है। द ई फॉर्म एजाइल इज रिलेटेड टू,
तो एजाइल किससे रिलेटेड है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स से रिलेटेड है। तो एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो अगर आप एजाइल फॉर्म भर रहे हो तो आप क्या करने वाले हो? आप एप्लीकेशन कर रहे हो गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे सेल्स टैक्स है वो अब ख़त्म हो गया है, यहाँ पे इनोवेटिव है वो है नहीं, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ गुड्स एंड सेल्स टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है। तो अब दोनों ही एक जैसे लगते हैं ए और डी, तो हम लोग डी को नहीं लेंगे, हम लोग ए को ले लेंगे क्योंकि वो पहले है इसीलिए। करंट अफेयर्स पे हम आते हैं। करंट अफेयर्स हमारा एक सब्जेक्ट है, इसको हम लोग 15 MCQ रहते हैं, 20 मार्क्स का रहता है। Who among the following has recently attended Russia's Victory Day Parade? अब रशिया जाना है और वहाँ की विक्ट्री डे परेड अटेंड करनी है। Which commemorate the 75th anniversary of victory of Soviet people in Second World War? तो देखो, प्रकाश जावड़ेकर जो है वो कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के मिनिस्टर है, नितिन गडकरी अपने रोड हाईवे के हैं, नरेंद्र मोदी जी जा सकते हैं और वो भी पार्ट ले सकते हैं, बट राजनाथ सिंह जो है वो सटीक आंसर है, वो गए थे वहाँ पे और उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अगर आप ये यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे ऐसे पूरे आंसर्स आपको छाप के दिए गए हैं, 1 का डी है इसमें, आप देख लो। तो ये राजनाथ सिंह साहब गए थे। हाउ मेनी चाइनीज़ ऐप, अब ये बहुत चला था, हाउ मेनी चाइनीज़ ऐप वेयर बैंड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अंडर सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो 59 ऐप्स को उन्होंने बैन किया है। तो आप बोलो 69 का 10 कम 59। Where does India's first plasma bank was inaugurated for COVID-19 treatment? तो दिल्ली में बहुत बढ़ गया था कोविड, तो सबसे पहले जो प्लाज्मा बैंक है, मतलब जो मरीज़ जो ऑलरेडी मरीज़ हो गए, जिनको कोरोना हो गया और जो कोरोना होके ठीक हो गए, उनको इसमें लिया गया है, उनका खून लिया जाता है और जो बीमार होने वाले हैं या जिनको एक एंटीबॉडीज़ के तौर पे इसको दिया जाता है। Michael Martin has been elected as the Prime Minister of which of the country in June 2020? तो जून 2020 में आयरलैंड के प्रधानमंत्री के तौर पे माइकल मार्टिन का इलेक्शन हुआ था। रिसेंटली आनंदीबेन पटेल 5th क्वेश्चन पे आ गया हूँ मैं। तो रिसेंटली आनंदीबेन पटेल एज्यूम एडिशनल चार्ज एज अ केयरटेकर गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, मतलब आनंदीबेन पटेल जो है उनको एडिशनल चार्ज दिया गया कि भाई तुम मध्य प्रदेश की भी गवर्नर बनो। प्रेजेंटली शी इज़ द गवर्नर ऑफ विच स्टेट, मगर वो कौन से स्टेट की गवर्नर है? तो भारत के सबसे बड़े जो राज्य है जिसका नाम उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की गवर्नर है वो। Which country hosted chair 36th ASEAN Summit on the theme Cohesive and Responsive ASEAN? तो वियतनाम जो है, वियतनाम नाम की जो कंट्री है, उन्होंने 36th ASEAN Summit on the theme Cohesive and Responsive ASEAN को चेयर किया, होस्ट किया। ठीक, तो hosted / chaired क्लियर होता है। The space agency from which country set to take up its first tourist on spacewalk in 2023? तो कौन सी कंट्री की स्पेस एजेंसी है जो लोगों को 2023 में ऊपर लेके जाएंगी स्पेस में? रशिया की स्पेस एजेंसी ने बनाया है। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्चुअली, ये 8th नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्चुअली लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी, विवेकानंदा योगा यूनिवर्सिटी VAYU इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो लॉस एंजलिस में जो है उन्होंने इसको लॉन्च किया था कि भाई वहाँ के लोग जो है योगा को हमसे ज़्यादा उनको अट्रैक्शन है, हमको भी है बहुत, मैं भी योगा प्रैक्टिस करता हूँ और बहुत अच्छी चीज़ है, करते रहना चाहिए योगा प्रैक्टिस जो है। Who has been appointed as the chairman of National Institute of Public Finance Policy for 4 years with effect from June 22, 2020
तो किनको, उर्जित पटेल साहब जो है वो बड़े पॉपुलर हुए थे इसके लिए, क्योंकि उर्जित पटेल पहले आरबीआई के गवर्नर थे, एक्स आरबीआई गवर्नर थे, उनको अपॉइंट किया गया था। तो ये एक्स आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं। Which Indian has been elected as the member of ITF World Tennis Tour Men's Panel representing the Asia Ocean Zone? निकी कल्याणंदा पुंच करके नाम है इनका, उनको सिलेक्ट किया गया था कि भाई आप जो है ITF में रिप्रेजेंटेशन करो आशियान ओशियन जोन के लिए। तो निकी कल्याणंदा पुंच को सिलेक्ट किया गया था। देखिए लास्ट में आप देखेंगे कि ये मोटो है सत्यवंत धर्मवत, स्पीक द ट्रूथ, अबाइड बाय द लॉ, ये इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी का मोटो है। विजन है टू बी अ ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग द गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये विजन है। और मिशन है टू डेवलप द हाई कैलिबर प्रोफेशनल फैसिलिटेटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो ये तीन में से एक तो आता ही है, तो 1 मार्क आपका पक्का हो जाता है। तो आप लोग जो है इसको पढ़ो अच्छे से, 40 MCQs हमारे कंप्लीट होते हैं। थोड़ा और इसको 1-2 बार सुनेंगे तो हो जाएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। थैंक यू वेरी मच।